जी हां दोस्तों, मुस्लिमों की तिकड़ी से बीजेपी की हवा टाइट। 3 राज्यों का कौन होगा ओवैसी? दोस्तों, आप में से कई मेरे इस बात पर एतराज करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी का गुणगान कर रहा हूं, लेकिन इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भारत की राजनीति में अपनी शानदार उपस्थिति तो दर्ज करा ली है और यह भी संदेश दे दिया कि जैसे बीजेपी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है, मुस्लिमों को अछूत की तरह से ट्रीटमेंट करती है, उसका जवाब देने के लिए मुस्लिमों के पास अपना नेता होना चाहिए। अब दोस्तों, जिस तरह से ओवैसी मुस्लिम वोटरों को केंद्र में रखकर राजनीति करते हैं, ठीक उसी तरह से 3 मुस्लिम नेताओं का उभार इस तरह से हुआ है जिसकी राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा हो रही है। हालांकि दोस्तों, सेकुलर पार्टियां इन्हें बीजेपी की बी टीम करार दे देती हैं, फिर भी ओवैसी की तरह इन 3 मुस्लिम नेताओं की स्वीकार्यता अपने अपने राज्यों में बढ़ी है। तो ऐसे में सवाल है, इन 3 मुस्लिम नेताओं के उभार से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका। आप द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बाद असम, पश्चिम बंगाल और केरल में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। साल 2026 में देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसमें बंगाल, केरल और असम शामिल है। ऐसे में दोस्तों, मुस्लिम राजनीतिज्ञ का भी असल इम्तिहान होना है, क्योंकि मुस्लिम आधार वाले 3 दलों की अगर बात करें तो वो भी पूरे दमखम के साथ किस्मत आजमा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम राजनीति के बड़े चेहरे हैं। ऐसे में देखना है कि इन राज्यों की मुस्लिम पॉलिटिक्स 2026 में किस करवट बैठती है। दोस्तों, देश में भले ही मुस्लिम आबादी 14 से 15% के बीच हो, लेकिन केरल, असम और पश्चिम बंगाल में 25 से 35% के बीच मुस्लिम आबादी है। केरल में 27% तो बंगाल में 30% और असम में करीब 35% मुस्लिम आबादी है। इस तरह तीनों ही राज्यों में मुस्लिम वोटर काफी अहम है, जिसे देखते हुए मुस्लिम दल भी अपना सियासी दमखम दिखाने के लिए बेताब है। दोस्तों, मुस्लिम वोटों की सियासी ताकत और अहमियत को देखते हुए केरल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की AIUDF, तो पश्चिम बंगाल में अब्बास सिद्दीकी की इंडियन सेकुलर फ्रंट और हुमायूं कबीर की जनता उन्नत पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। इन दलों का सियासी आधार पूरी तरह से मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है, जिसके चलते 2026 में मुस्लिम लीग से मौलाना बदरुद्दीन अजमल, हुमायूं कबीर और अब्बास सिद्दीकी के लिए सियासी इम्तिहान से कम नहीं है मरहला। असम में मुस्लिम वोटों के राजनीतिक अहमियत है और उसको देखते हुए मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का गठन 2005 में किया। अजमल ने अपनी राजनीति मुस्लिम अल्पसंख्यक, विशेष रूप से असमिया भाषी और बंगाली मूल के मुसलमानों के अधिकारों की हिमायत के तौर पर शुरू की। 2009 से 2024 तक धुबरी से सांसद रहे। साल 2006 के विधानसभा चुनाव में AIUDF के पास 10 विधायक जीते थे। 2011 में बढ़कर 18 विधायक हो गए। 2016 में 13 सीटों पर कामयाबी मिली, फिर 2021 में 16 सीटों पर जीत मिली। इस तरह हर साल AIUDF का जनाधार बढ़ा है, पार्टी मजबूत हुई है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बदरुद्दीन अजमल की राजनीति को गहरा झटका लगा है, जब वो अपनी ही पार्टी, अपनी ही सीट हार गए। कांग्रेस दोबारा से मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ बनाती नजर आ रही है, जिसके चलते 2026 का चुनाव अजमल के लिए काफी अहम माना जा रहा है। असम में तकरीबन मुस्लिम आबादी 34% है, जो राज्य की कुल 126 सीटों में से 32 सीटों पर अहम रोल अदा करते हैं। दोस्तों, 2021 में 31 मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे, लेकिन परिसीमन में मुस्लिम सीटों का गेम बदल गया और मुस्लिम मतदाता 32 सीटों के बजाय 22 सीटों पर ही निर्णायक रोल में रह गए। कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल दोनों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी है। दोस्तों, मुस्लिम वोट ही बदरुद्दीन अजमल की ताकत है, तो कांग्रेस की नजर भी इसी वोट बैंक पर टिकी हुई है। 2021 में बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार दोनों ही अलग अलग किस्मत आजमा रही है। ऐसे में मुस्लिम वोटर की पहली पसंद कौन बनेगा, यह बड़ा सवाल है। लेकिन 2024 के चुनाव में देखा गया कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल से मुस्लिमों को मोहभंग हुआ है।
कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई में मुस्लिम वोटर किस करवट बैठेंगे, ये अहम है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी को भले ही 27 से 28% बताया जाता हो, लेकिन मुस्लिम वोटर 30% के करीब है। राज्य की 120 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स हार जीत का रोल अदा करते हैं। मुस्लिम वोटों की सियासी ताकत को देखते हुए पहले फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेकुलर फ्रंट से पार्टी बनाई। तो वहीं दोस्तों, इस बार हुमायूं कबीर ने भी बाबर के नाम पर मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाने का ऐलान कर मुस्लिम सियासत का चेहरा बनने की कवायद शुरू कर दी है। हुमायूं कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी के नाम से अपनी अलग राजनीतिक दल अपना बनाया है। 2026 के बंगाल चुनाव में अब्बास सिद्दीकी और हुमायूं कबीर की सियासी टेस्ट होना है, हुमायूं कबीर का भी। दोस्तों, हुमायूं कबीर बाबरी के बहाने बंगाल में मुस्लिम राजनीति को खड़ी करने की कवायद में लगे हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी के साथ एक मुश्त खड़ा मुस्लिम मतदाता क्या उनके साथ आएगा, इसकी अग्नि परीक्षा होनी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल के मुस्लिमों ने 86% वोट टीएमसी को दिया था, यानी दीदी बंगाल की शेरनी जिन्हें कहा जाता है, ममता बनर्जी को दिया था। इसी का नतीजा था कि मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस लेफ्ट को सफाया हो गया और दोनों अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। ममता बनर्जी खुलकर मुसलमानों के साथ खड़ी हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा केरल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार 27% मुस्लिम आबादी है, जो 80 लाख से अधिक है। मलुपुरम, इसके अलावा कोझिकोड और कन्नूर जिलों में मुस्लिम वोटर काफी अहम माने जाते हैं। केरल का मुस्लिम समुदाय अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों और राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए जाना जाता है। केरल में मुस्लिम सियासी मुख्य रूप से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के इर्द गिर्द केंद्रित है और ठीक ठाक पकड़ भी मानी जाती है। मुस्लिम लीग केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। मुस्लिमों के बीच अपनी मजबूत सियासी पैठ बना रखा है। 1962 से लेकर अब तक प्रत्येक लोकसभा में इसके कम से कम 2 सांसद रहे और हर विधानसभा चुनाव में उसका खाता खुलता रहा है। केरल विधानसभा के 140 सीटों में से 32 मुस्लिम विधायक हैं। इनमें से 15 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से, 9 वामपंथी दलों से, 3 कांग्रेस से, 3 निर्दलीय और एक इंडियन नेशनल लीग और नेशनल सेकुलर कॉन्फ्रेंस से। केरल में कुल 43 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता राजनीतिक समीकरण बना और बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, पिछले कई दशकों से केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपना वर्चस्व मुस्लिमों के बीच बना रखा है। कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के चलते मुस्लिम वोटों का बिखराव भी नहीं हो पाता है। दोस्तों, केरल में मुस्लिम बहुल जिला मलप्पुरम हमेशा से ही IUMM का गढ़ रहा है। ऐसे में केरल में मुस्लिम लीग की अपनी राजनीति है। ऐसे में देखना यह है कि 2026 के चुनाव में मुस्लिमों की पहली पसंद कौन बनता है। और देखने वाली बात यह है कि ओवैसी के साथ ही इन तीनों मुस्लिम नेताओं से बीजेपी या कांग्रेस किससे फायदा होता है, किससे नुकसान होता है। खैर, बहरहाल दोस्तों, ओवैसी का बनाया रास्ता अब मुस्लिम जो कि आमतौर पर जिनके लीडर्स की लड़ाई रही है, अब क्या वो तिकड़ी, जो कि मुस्लिमों की तिकड़ी, अब बीजेपी के लिए क्या मुसीबत। इन 3 राज्यों के ओवैसी को लेकर आपकी राय बता के जरूर जाइएगा। आप शुक्रिया।